अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की गैर कानूनी जारियत अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। इस जंग का आगाज 28 फरवरी को उस वक्त हुआ था जब अमरीका और इसराइल ने तेहरान पर बड़े हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी समेत सियासी और अस्करी क़यादत को निशाना बनाया। मगर पिछले कुछ रोज में खित्ते के अहम तवानाई तनसीबात पर दोनों जानिब से हमलों ने 3 ममालिक तक महदूद इस जंग को वसीतर इलाकाई जंग की नहज पर पहुंचा दिया है, जिसके बाद मशरिक़ वस्ता का पूरा खित्ता इस वक्त टिकिंग टाइम बॉम्ब बना हुआ है। तशवीश की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में सामने आने वाली सूरत हाल से वाज़ेह हो रहा है कि जंग अब सिर्फ सियासी और अस्करी अहदाफ तक महदूद नहीं है, बल्कि खित्ते में मौजूद अहम माशी और तवानाई तनसीबात इस जंग का अहम हदफ बन चुके हैं। जिसकी वजह से जहां यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे ममालिक भी अब बराह रास्त इस जंग में कूद सकते हैं, वहीं ट्रंप इंतजामिया की जंगी हिकमत अमली को लेकर संगीन सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि ट्रंप ने ना खत्म होने वाली जंग शुरू कर दी है, एक ऐसी जंग जिसका ना ही कंट्रोल सदर ट्रंप के पास बाकी बचा है, ना ही ट्रंप इंतजामिया के पास इसका कोई एंड गेम है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इस जंग का दायरा वसी होता जा रहा है। अहम बात यह कि ईरान के पारस गैस फील्ड पर हमले के जवाब में कल ईरान ने भी इसराइली शहर हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया था, जिसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। ताहम इसराइली हुक्काम ने तस्दीक की थी कि ईरानी हमले में कॉम्प्लेक्स की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ईरान की जानिब से बुध को कतर के LNG की सबसे बड़ी तंसीब रास लेफान पर भी हमला किया गया था, जिसने कतर की गैस की पैदावार को बड़ा धचका पहुंचाया है। रॉयटर्स को इंटरव्यू में कतर एनर्जी के CEO साद अल काबी के मुताबिक ईरानी हमलों ने कतर की LNG की बरामदाती सलाहियत का 17% मुतासर कर दिया है, जिसकी वजह से सालाना तकरीबन $20 अरब के नुकसान का तखमीना है, जबकि कतर की यूरोप और एशिया को सप्लाई भी खतरे में पड़ गई है, जबकि इस तनसीब की मुरम्मत के बायस सालाना 12.8 मिलियन टन LNG की पैदावार 3 से 5 साल तक के लिए बंद रहेगी। तवानाई की तनसीबात पर हमलों के खतरात की वजह से ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की जानिब से ईरान की गैस फील्ड पर हमले से लाताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार किया था और इसराइल को भी आइंदा तवानाई की तनसीबात पर हमला ना करने की हिदायत की थी। मगर इस वाक़े पर भी सदर ट्रंप की कन्फ्यूजन और मौक़िफ़ में मुसलसल तब्दीली वाज़ेह है, क्योंकि बुध को सदर ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें इस हमले का कुछ इल्म नहीं था, जिसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर सामने आई थी कि इसराइल ने इस हमले से पहले ट्रंप इंतजामिया को आगाह कर दिया था और फिर सदर ट्रंप ने जुमेरात को एतराफ़ किया कि उन्होंने इस हमले से पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से बात की थी और उन्हें मना किया था, मगर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी बात नहीं मानी। जिसके बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि ईरान की गैस फील्ड पर हमला इसराइल का इनफरादी फेल था, मगर अब सदर ट्रंप ने हमें गैस तनसीबात पर हमले से मना कर दिया है और अब हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके अलावा 2 रोज़ पहले ईरान ने जंग में पहली बार 5th जनरेशन अमरीकी तैयारे F-35 को कामयाबी से निशाना बनाया, जिसकी वीडियो भी कल ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से जारी की गई है और अमरीकी सेंटकॉम ने भी इस वाक़े की तस्दीक कर दी है। अहम बात यह कि अमरीकी तारीख में पहली बार 5th जनरेशन तैयारा दुश्मन मुल्क का निशाना बना है और अब तक कम से कम 16 अमरीकी तैयारे और ड्रोन्स एनिमी या फ्रेंडली फायर का शिकार हो चुके हैं, यानी कि हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका के जंगी नुकसानात और अखराजात में इजाफा हो रहा है। जिसके बाद पेंटागन ने व्हाइट हाउस से $200 अरब की जंगी फंडिंग की मंजूरी की दरख्वास्त कर दी है। इसके अलावा ईरान के खलीजी मुल्कों पर हमले 21वें रोज़ भी जारी हैं। पिछले 24 घंटों में मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान से आने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक उसने पिछले 24 घंटे में 26 ड्रोन्स मार गिराए हैं, जबकि कुवैत और बहरीन ने भी जुम्मे को ईरानी हमलों को नाकाम बनाने के दावे किए हैं। अहम बात यह कि जहां ईरान जंग अमेरिका और मशरिक़ वस्ता की हुकूमतों के खजानों और आवाम की जेब पर भारी पड़ रही है, वहीं अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए ये जंग फ़ायदे का सौदा बन चुकी है, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया ने ईरानी हमलों के बाद मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और उर्दन के लिए $23 अरब के असले की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है, जबकि खलीजी मुल्कों की तेल और गैस की तनसीबात पर हमलों के बाद अरब ममालिक भी रिवायती मज़म्मत और दिफाई पोस्चर से आगे बढ़कर अब ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसराइल के भी ईरान पर हमलों में शिद्दत बरकरार है, जहाँ इसराइल ने आज ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी को भी शहीद कर दिया है, जबकि मकबूजा बैतुल मक़दस और गज़ा में भी इसराइली दरिंदगी बढ़ती जा रही है। इसराइल ने 28 फरवरी के बाद से मस्जिद अक्सा पर ज़बरदस्ती ताले लगाए हुए हैं और 1967 के बाद ये पहली बार है कि फ़लस्तीनी मुसलमान माह रमज़ान का आखिरी अशरा मस्जिद अक्सा में गुजारने से कासिर रहे। और जब कल फ़लस्तीनियों ने ईद उल फितर की नमाज मस्जिद अक्सा के दरवाजे पर अदा करने की कोशिश की
तो काबिज फौज ने नमाजियों पर हमला कर दिया, जबकि गजा में भी तबाहशुदा मस्जिद के अहाते में ईद उल फितर की अदायगी के रुकत आमेज मनाजिर सामने आए हैं। इसके अलावा लबनान में भी इसराइली जारियत ने इंसानी बहरान को जन्म दे दिया है, जहां सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों में 1000 से ज्यादा लबनानी शहरी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा बेघर हुए हैं। जबकि हर गुजरते दिन के साथ लबनान पर इसराइल की मुकम्मल चढ़ाई के खदशात में इजाफा हो रहा है। यानी जहां एक तरफ ये बात की जा रही है कि ट्रंप इंतजामिया जल्द से जल्द इस जंग से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढे, वहीं इसराइल इस जंग का थिएटर वसी कर रहा है और बैनुल-अक़वामी मीडिया ये लिख रहा है कि इस जंग में खलीजी मुल्कों और अमेरिका की शिकस्त, मगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कामयाबी यकीनी है। रॉयटर्स के तज्ज़िये के मुताबिक अगर अमेरिका इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग कल ख़त्म भी हो जाए तो एक बात तो वाज़ेह है कि इस जंग के ख़त्म होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ज़्यादा मजबूत होकर सामने आएंगे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को आलमी मंडियों के झटकों और उन खलीजी इत्तेहादियों को संभालना पड़ेगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस जंग ने नेतन्याहू के लिए इसराइल के सियासी नक्शे को इस तरह तरतीब दिया है कि अब तवज्जो गजा से हटकर ईरान की तरफ मुंतकिल हो गई है। एक ऐसी जंग जिसे इसराइल में बड़ी हद तक हिमायत हासिल है, जबकि सदर ट्रंप के लिए सूरत-ए-हाल इसके बरक्स है, क्योंकि वो एक ऐसे तनाज़े में फंस गए हैं जिसका कोई वाज़ेह हल नज़र नहीं आता। उनके खलीजी इत्तेहादी बढ़ते हुए खतरात से दो चार हो गए हैं और वो माशी बयानिया भी कमज़ोर पड़ गया है, जिसने उन्हें दोबारा इक़्तिदार में लाने में मदद दी थी। रॉयटर्स के तज्ज़िये के मुताबिक ट्रंप के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वो कामयाबी का ऐलान करके इस तनाज़े से निकल सकें। इसी तरह अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के एक तज्ज़िये में सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए लिखा है कि ईरान की जंग फैलती जा रही है और ट्रंप को एक वाज़ेह एंड गेम की ज़रूरत है। तज्ज़िये के मुताबिक ईरान में पैदा होने वाली इस अफरा तफरी को कोई और संभालने नहीं आएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप को खुद वो जंग मुकम्मल करनी चाहिए जो उन्होंने जल्दबाजी में शुरू की, और ये जंग इस अंदाज में ख़त्म करना ज़रूरी है कि जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने और ईरानी निज़ाम को कंट्रोल में रखने जैसे काबिल हसूल हदफ वाज़ेह हो। वॉशिंगटन पोस्ट में शाया तज्ज़िये के मुताबिक वैसे तो सियासतदान अमूमी तौर पर खुद पर होने वाली तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, जबकि ट्रंप तो अक्सर इससे बिल्कुल आरी दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें यह तस्लीम करना चाहिए कि वो ईरान के मामले में हैजान और अना पर मबनी तर्ज सदारत की वजह से ठोकर खा चुके हैं। यानी ईरान जंग की हिकमत अमली पर जहां अमेरिका के अंदर से सदर ट्रंप के खिलाफ मुसलसल आवाज़ें उठ रही हैं, वहीं सदर ट्रंप की मकबूलियत में भी मुसलसल गिरावट नजर आ रही है। इसलिए अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका और इसराइल इस जंग को कहां ले जाते हैं। जबकि अहम सवाल यह है कि अगर ईरान के खलीजी मुल्कों पर हमले जारी रहे तो ये ममालिक, खासतौर पर सऊदी अरब, कब तक इन हमलों को बर्दाश्त करेगा, और अगर सऊदी अरब ने ईरान को जवाब देने का फैसला किया तो उसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान जंग पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें दो फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, जो यूएन में पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, अब तो अमरीकी ऑफिशियल्स भी ये बात कर रहे हैं, अमरीकी अखबारात ये लिख रहे हैं कि ये एक ऐसी जंग का आगाज़ किया है जिसका एंड क्या होगा ये शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता, और क्या ये जंग उनके कंट्रोल में है, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं। क्योंकि जो ईरान गैस फील्ड पे भी हमला हुआ था, उसके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया, लेकिन अगले दिन वो कह रहे हैं कि हमें पता था, हमें इसराइल ने बता दिया था, हमने उनको मना किया कि हमला ना करें, लेकिन फिर भी इसराइल ने हमला कर दिया। यानी कि शायद ये एक ऐसी जंग है जो अब अमेरिका के कंट्रोल से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। शहजाद, बहुत दिलचस्प चीज़ आपने कही कि अमेरिका के कंट्रोल से बाहर, इसलिए कि जो ओमान के वजीर खारजा हैं जो कि मीडिएट कर रहे थे मुज़ाकरात में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा इकोनॉमिस्ट में जिसमें कि उन्होंने कहा कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, यानी कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी उसके हाथ में नहीं है। उसका मतलब ये था कि वो इजराइल चला रहा है और इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ट्रंप आगे लेके जा रहा है। देखें, ट्रंप पे मैं समझती हूँ कि दबाव बढ़ रहा है अंदर से, यानी कि उसके मुल्क के अंदर से, और बाहर से भी। बाहर से इसलिए कि लगता ये है कि इस जंग में अभी तक तो ईरान ड्राइविंग सीट में है। और वो कैसे? वो ऐसे कि जो ट्रंप की तवक्को थी, एक्सपेक्टेशन थी, असम्पशन थी कि वो 6-7 दिन के बाद बात ख़त्म हो जाएगी और 1-2 लीडर्स को जब वो असैसिनेट कर देंगे उसके बाद उनकी पूरी कोलैप्स शुरू हो जाएगी। तो रजीम चेंज, रजीम कोलैप्स तो हुआ नहीं, और ईरान ने ये दिखाया 3 हफ्तों में कि इट कैन सस्टेन द अटैक्स,
और वो अटैक्स क्यों कर रहा है जीसीसी ममालिक पे, जाहिर है इसलिए कर रहा है कि रेजिंग द कॉस्ट्स ऑफ द वॉर, ताकि इन मुल्कों को जब डैमेज होगा तो ये मुल्क जाएंगे, फिर इनके सरबराह जाएंगे ट्रंप के पास और कहेंगे ये जंग खत्म कराएं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, दिस टू मच इकोनॉमिक पेन। आपको पता है एलएनजी का जो हुआ है, जो अटैक उस पे हुआ है जी। उससे तो सारा वो कतर की जो एलएनजी प्रोडक्शन हैज बीन सस्पेंडेड। सो ये देखें, अगर आप एक जंग पे जाते हैं बगैर किसी ऑब्जेक्टिव के, क्लियर ऑब्जेक्टिव के, स्ट्रेटजी नहीं है उसकी, तो ट्रंप को जो जिस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है फिर तो वो यही है, उसकी अपनी जो बेस है जिसको मेगा बेस कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उससे देखें आवाज़ें उठ रही हैं जो कह रही हैं कि ये हो क्या रहा है। तो वो और अमेरिकन जो पब्लिक ओपिनियन है, मेजॉरिटी जो है वो इस जंग के खिलाफ है, तो उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। और मेरा ख्याल है द लॉस ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू ईरान, यानी कि ईरान के कब्जे में है, वो बहुत ही बड़ा धचका है, ह्यूज सेटबैक फॉर ट्रम्प। लेकिन डॉक्टर साहब, उस पे अब वो कोशिश कर रहे हैं। आपको वैसे हालात यहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि खलीजी ममालिक अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे कि इस जंग से बाहर निकले, या आपको हालात यहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जीसीसी कंट्रीज बराह रास्त हमला में मुलविस हो जाए ईरान के ऊपर? क्योंकि जब अभी हमने देखा मुस्लिम ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनका इजलास हुआ, उसके बाद जो स्टेटमेंट आया, और फिर जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि हम फौजी कार्रवाई का हक रखते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ का भी हक रखते हैं। तो आपको हालात जंगी ज़्यादा वसी होते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है कि मामला अब कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाएंगे? देखें, मैं समझती हूँ कि काफ़ी प्रोपेगेंडा हुआ है, डिसइंफॉर्मेशन भी हुई है इजराइल की तरफ से कि सऊदी अरेबिया और कुछ और जीसीसी के ममालिक जो हैं वो ट्रंप को कह रहे हैं कि फिनिश द जॉब, यानी कि ईरान को हिट ईरान हार्डर। मैं नहीं समझती ऐसी कोई चीज़ है। ये ज़रूर है कि दे आर फीलिंग द पेन, लेकिन जिस तरह से भी अगर आप इस सिचुएशन को देखें, उनके तो मुफाद में है ना कि ये जंग ख़त्म हो, उनके मुफाद में तो नहीं है कि ये जंग तवील हो, बिकॉज डैमेज तो उनको हो रहा है। और उस डैमेज से बचने के लिए देखिए, तेल की एक्सपोर्ट जो है वहाँ उस खित्ते से, वो किसके हाथ में है इस वक्त? ईरान के हाथ में। तो क्या वो ट्रंप उसको रिवर्स कर सकता है? कोशिश तो वो कर रहा है यूरोपियन मुल्कों को साथ में लाने की, लेकिन कौन जाएगा और इसको, आई मीन दे विल नीड ग्राउंड ट्रूप्स फ्रैंकली। ये इतना आसान नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस ले लेंगे। खैर उनके पास तो कभी था भी नहीं, मगर लेट्स से ईरान के कब्जे से ले लेंगे। तो ये मैं समझती हूँ कि जीसीसी ममालिक का जो मुफाद होगा, उनका जो इंटरेस्ट है, वो तो ये है कि द वॉर शुड एंड क्विकली, वेरी क्विकली। लेकिन जिस स्टेटमेंट का आपने तस्करा किया, मैं उस पर भी दो अल्फाज कहना चाहूँगी। मेरा ख्याल है शर्मनाक बात है कि इन मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने अमेरिका का नाम तक ली, उन्होंने कहा ही नहीं स्टेटमेंट में कि जंग शुरू किसने की और कब हुई। इजराइल को सिर्फ उन्होंने कंडेम किया, जो इजराइल अटैक कर रहा है लेबनान पे। उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा कि इजराइल जो अटैक कर रहा है ईरान पे। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। राइट। तो एजाज साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? क्या आपको लग रहा है कि ये वसीतर होती जाएगी इस इलाके में जंग, और मशरिक़ वस्ता का जो पूरा खित्ता है इस वक्त, क्या वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना हुआ है? जी, अब तो बहुत खतरनाक मोड़ ले रही है जी जंग। मैं अभी सर्व कर रहा था, गार्डियन को देखा मैंने, अल जजीरा को देखा, बीबीसी और भी साइट्स देखी, तो खबर ये आ रही है कि ये खर्ज आइलैंड के ऊपर कोई ऑपरेशन करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। उसको ऑक्यूपाई करने की भी बात कर रहे हैं। जी जी जी, और कुछ कोस्टल एरियाज को भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे ईरान के जो मिसाइल्स लगे हुए, क्रूज मिसाइल्स। और साथ ही साथ नेतन्याहू साहब ने भी कुछ ग्राउंड ऑपरेशन की बात की है। तो गोया ये तैयारी ये कर रहे हैं, जिसका मतलब ये होगा कि ये एक बड़ा भयानक शक्ल ले जाएगी, क्योंकि जाहिर बात है ईरान भी, अगर ईरान की अपनी ऑयल की फैसिलिटीज़ जो हैं वो ख़तरे में आती हैं तो बाकियों की कहाँ बचेगी। तो ये जो दुनिया की इक़्तिसाद है, इकॉनमी है, और ये जो तेल की जो कीमतें हैं, ये तो आसमान को छूने लगेगी ना जी। और जो इसके अंदर एक घमसान का रंग भी पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि बड़े एक ख़तरनाक मोड़ पे लेके जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये हरकत की तो इस ईरान मेरे ख्याल में बाब अल मंदब की तरफ हूतीज़ को एक्टिवेट करेगा, जिसका मतलब है कि वहाँ पे भी क्लोजर या उससे डिसरप्शन की तरफ जाएगा मामला। तो मामला बहुत ख़राब हो रहे हैं मेरे ख्याल में। गल्फ़ की जो रियासतें हैं, बेशक इन्होंने जो स्टेटमेंट की है, जो भी किया है,
इन्होंने इनको जो करना चाहिए वो ये है कि एक बड़ा सा वफद बनाएं हाई लेवल पे और जाके ट्रम्प से कहें कि जनाब आप ये जंग रुकवाएं, क्योंकि ज़्यादा ख़तरा इनको उतना ही ख़तरा है जितना ईरान को है। ये अब तक तो साबित हो गया कि ये उतनी मुश्किल में है, और ये जब जंग बंद भी हो जाएगी तो इनको पता नहीं कितने साल लगेंगे दोबारा उस एतमाद की सतह पे आने पे जो इनके थी। तो इनके लिए बेहतर ये है कि ये इस वक्त उधर जाके ना अमेरिका के ऊपर दबाव डालें कि जंग रोकें। अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन हो गया और इस तरफ चल पड़ा तो बहुत ही खतरनाक जो है वो मैं मंजरनामा देख रहा हूँ जी। क्योंकि ये तो बड़ा ऑब्वियस हो चुका है ना एजाज साहब कि अब फौजी तंसीबात या अस्करी तंसीबात पे हमले नहीं हो रहे, अब ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या खासतौर पे गैस एंड ऑयल फील्ड्स वहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। लेकिन इसमें ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं ये देख रहा था पहलू, ज़रा इस वक्त जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है शायद वो कोई भी ना समझ सके, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए, क्योंकि अब वहाँ पे ये बात हो रही है, जो अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी हैं और जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो हमने सैंक्शंस लगाए थे कि वो तेल अपना एक्सपोर्ट नहीं कर सकता कहीं, वो सैंक्शंस हम हटाएंगे ताकि थोड़ी प्राइसेस भी नीचे आए और जो सप्लाई का इशू अगर पैदा हो सकता है मुमकिन तौर पर तो वो भी ना हो। ये क्या पॉलिसी है, कैसे इसको आप देखते हैं एजाज साहब? ये तो मेरे ख्याल में वाशिंगटन डीसी में खासी कंफ्यूजन है कि एक तरफ से हमें कोई बयान नज़र आता है, दूसरी तरफ से दूसरा बयान नज़र आता है। मेरा ख्याल है हकीकत ये है कि जो केंट ने अपने ख़त में बयान कर दी कि ये जंग ईरान ने इनसे लड़वाई है और अब इनको खुद को नहीं समझ आ रही कि हम इसमें से निकलेंगे कैसे। और इसराइल ने ये जंग करवाई है इनसे और ये उनको निकलने की समझ नहीं आ रही। अब इसराइल जो है इसको बड़े वहाँ पे बैठा मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसकी ख्वाहिश ये है कि ईरान किसी तरीके से भिड़ जाए खलीजी रियासतों के साथ, या यूँ कह लें कि खलीजी रियासतें भिड़ जाए। तो पहले भी उसने ईरान के तेल के ज़खीरों पे हमला किया था तो अमेरिका ने रुकवाया था। अब जब ईरान के साउथ पार्स डोम पे किया है और उन्होंने कतर के नॉर्थ डोम पे किया है, तो अब ये अगर दायरा फैल गया तो आप सोच सकते हैं कि फिर ये किस कदर तबाही होगी। मेरा तो ख्याल है कि इस वक्त जिस तरह ओमान के वजीर खारजा ने जो बात की थी, जिसका हवाला डॉक्टर साहब दे रही थी, उस किस्म की सोच लेनी चाहिए। ये जाएं, ये वफूद बना के हाईएस्ट लेवल पे जाके डोनाल्ड ट्रंप से मिलें और उसको कहें कि जनाब ये बंद करें। ये तो जिस सिमत में लहरी, कम अज कम मुझे तो नजर आ रहे, आई एम श्योर कि उनको भी नजर आ रही होगी, और अगर उनको नहीं नजर आ रही तो फिर बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि मुस्तकबिल उनका ज्यादा दाव पे लगा। हमारा भी है, हम भी बड़ी मुश्किल में है क्योंकि तेल की कीमतें चढ़ रही हैं और सऊदी अरब के साथ हमारा एग्रीमेंट भी है, तो मसाइल तो हमारे लिए भी हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा मसला है। जरा पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं मलिया लोधी साहबा, क्योंकि अभी एजाज साहब ने कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट भी है सऊदी अरब के साथ। अभी तक जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसको आप कैसे देखती हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान भी तारीफ कर रहा है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के लिए जो जहाज़ था वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो है पाकिस्तान आने दिया गया, पाकिस्तान की तारीफ भी हो रही है। जो अभी सऊदी और जो दीगर मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा थे उसमें भी पाकिस्तान शामिल था। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मामलात अगर इससे आगे बढ़ते हैं और ये जीसीसी कंट्रीज़ भी ये फैसला करती हैं कि हमें भी फिर ऑब्वियसली एक जवाबी हमला करना होगा, तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी उसमें? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान ने कंडेम किया जो यूएस इजरायली स्ट्राइक्स थे ईरान पे। पाकिस्तान ने कंडोल किया जो शहादत हुई सुप्रीम लीडर की, और फिर उसके बाद हमारे सदर ने लाराजानी की भी शहादत पे कंडोलेंस मैसेज भेजा। और फिर हमारी कम्युनिकेशन बरकरार है तेहरान के साथ, रियाद के साथ भी। हमने कोशिश ज़रूर की है कि ईरान को कहा जाए कि आप जो अटैक्स हैं वो बंद करें, इसलिए कि इससे सूरत हाल और बिगड़ रही है। ईरान की ज़ाहिर है उनका जो मौक़िफ़ है वो भी बड़ा क्लियर है कि जिन ममालिक से अमरीका हमें अटैक कर रहा है, बेसिस इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर हमारे पास भी एक हक है, लेजिटिमेट राइट है टू अटैक देम। तो इस सूरत हाल में अभी तक तो पाकिस्तान की जो टाइट रोप वॉकिंग है मैं समझती हूँ मुनासिब रही है। हमने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं जो कि मेरी नज़र में हमें शायद उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि टाइट रोप वॉकिंग हमने सक्सेसफुली की है। आगे जाके अगर आप जैसे कह रहे हैं कि जीसीसी का एक मुल्क दूसरा मुल्क या पूरा ग्रुप ब्लॉक जो है वो इस जंग में इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर हमारी मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा। फिर भी मैं समझती हूँ कि वी शुड कंटिन्यू टू मेंटेन अ प्रिंसिपल पोजीशन, और प्रिंसिपल ये है कि रूट कॉज क्या है इस जंग का,
रूट कॉज तो जीसीसी मुल्क नहीं है ना, और ना ही ईरान है जी। रूट कॉज तो इजराइल है और अमेरिका है। सो हमें फोकस उस पर रखना चाहिए, एंड वी शुड कंटिन्यू टू यूज वट एवर मेथड वी कैन, डिप्लोमेटिक जाहिर है, टू अर्ज एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट एज सून एज पॉसिबल। आई थिंक ये हमारा जो डिप्लोमेटिक रोल है, ये हमें ज़्यादा, मैं समझती हूँ, वी शुड sort of elevate that role, play a more visible role in calling for an end to the conflict. एजाज साहब, आपको भी लगता है कि जो पॉलिसी इस वक्त पाकिस्तान की है, जिसमें हमने एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, उसको आगे भी कंटिन्यू करना इतना आसान होगा पाकिस्तान के लिए, जबकि हमारा एक डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ? ये मेरा बिल्कुल, मैं कुल्ली तौर पर इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान ने अच्छा किया कि असूली पॉलिसी ली है, और हमने एग्रेशन को ऑल अराउंड कंडेम किया है। अमेरिकन एग्रेशन को भी कंडेम किया है, लेकिन ईरानी को भी किया है। मेरा ख्याल में फोकस इस वक्त ये होना चाहिए कि, और ये मेरी अपनी ज़ाती असेसमेंट ये है कि ईरान के लिए बेहतर होता कि वो सऊदी अरब पे हमला ना करता। देखिए, सऊदी अरब के साथ उनकी बाकायदा एक रेप्रोशमा हुआ था चीन की मदद से, और साथ ही साथ सऊदी अरब ने बहरीन और यूएई की तरह जाके अब्राहम्स अकॉर्ड ज्वाइन नहीं किया था, वो अभी तक रुके हुए थे उससे, और इसराइल के साथ वो इंसिस्ट कर रहे थे। तो कोई एक, अगर ये ठीक है चौमुखी लड़ना चाह रहे हैं, सारी तरफ जंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए बेहतर होता कि सऊदी अरब पे हमला ना करता। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को यही पैगाम बार बार उनको देना चाहिए कि आप सऊदी अरब पे हमला ना करें, हमारे लिए भी मुश्किल पैदा करेगा। अगर चाहे हमारा जो एग्रीमेंट है वो डिफेंसिव नेचर का है, विच मीन्स के दिफा के लिए, हमने कोई जाके ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना सऊदी अरब के बिहाफ पे। और दूसरा ये है कि मुसलमान मुल्कों के दरमियान तो वो एग्रीमेंट नहीं चलेगा ना। मतलब हमारा तो ख्याल था कि कोई एग्रेशन अगर होती है सऊदी अरब के खिलाफ वो इसराइल की तरफ से, तो शायद पाकिस्तान जो है उसके लिए वो करता है। अदरवाइज तो पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ झगड़ा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सऊदी बीच में आ जाएंगे? हम ये तो कह सकते हैं कि अफगानियंस को कि आप ना पाकिस्तान पे टेररिस्ट अटैक्स करें। यही काम हमें ईरान को भी कहना चाहिए मेरे ख्याल में। बार बार पाकिस्तान मेरे ख्याल में कोशिश कर रहा है यही समझाने की उनको। ईरानी समझते इस बात को। उन्होंने कहा जी उनको सिर्फ ये कह दें कि अमेरिका के जो अड्डे हैं वो हम पे, उससे हमला ना हो। अब वो सऊदियों के इख्तियार में नहीं है। जब आपने एक पर अड्डे दे दिए तो उन अड्डों में वो क्या करते हैं और किस तरीके से करते हैं वो फिर इतना आसान होता नहीं है। अगर चाहे सऊदीज को भी ये अब एहसास हो गया होगा कि हमें ये जो अड्डे थे जो दिए आपने अमेरिका को बेसिस दिए, ये हमारी को स्ट्रेंथ तो, उनकी स्ट्रेंथ तो नहीं बने ना, ये तो उनकी वल्नरेबिलिटी बन गई। बल्कि मुझे तो पता चला कि वो सारे अड्डे क्लियर करके चले गए हैं और वो कोई हाइड आउट्स में से इस वक्त अटैक्स कर रहे हैं। तो उस लिहाज से तो फिर बिल्कुल ही कोई उन अड्डों का फायदा नहीं हुआ। खैर ये बातें तो वो बाद में सोचेंगे, लेकिन इस वक्त कम से कम पाकिस्तान को ये सफारतकारी जारी रखनी चाहिए अमन के लिए, जंग के खात्मे के लिए। अपनी तरफ से हमारा पैगाम यही रहना चाहिए। और सऊदी अरब के मुतालिक खुसूसन हमें ईरान को कहना चाहिए कि आप उनके साथ जंग में ना भिड़ें। सही। इसमें ये भी बताइएगा डॉक्टर मलिया लोधी साहबा कि जब से जंग शुरू हुई है, हर मौके पे या कोई इवेंट होता है तो फिर सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान अगला निशाना हो सकता है अमेरिका या इसराइल का। और अभी रिसेंटली तुलसी गबार्ड का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया, लेकिन उन 5 ममालिक का नाम लिया जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। उन्होंने कहा कि ये ममालिक जो है रिसर्च और डेवलपमेंट करते रहते हैं अपने मिसाइल्स के हवाले से, और उनकी जो रेंज है वो हमारे होमलैंड तक भी पहुँच चुकी है। पहले भी पाकिस्तान के हवाले से जो है कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेटमेंट आते रहते हैं। शुड वी बी कंसर्न्ड अबाउट इट, या आपके ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं, एक रूटीन स्टेटमेंट ही है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि कब से अमेरिका ने अपोज किया हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, फिर उन्होंने अपोज किया हमारे शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, अब वो अपोज कर रहे हैं हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। पाकिस्तान का वाकफ क्या रहा इन सारे फेजेस में? हमने कहा आप जो मर्जी करें, मगर हम अपनी सलामती की गारंटी जो है हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल कैपेबिलिटी, वो हम तब्दील नहीं करेंगे। तो पहले तो ये वी शुड बी क्लियर। दूसरा, आपका जो सवाल के कंसर्न होना चाहिए कि नहीं, मेरा ख्याल है वी शुड नोट दीज स्टेटमेंट्स, लेकिन वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। हमें इत्मीनान होना चाहिए कि हमारी जो जौहरी कुव्वत है उससे हमें एक सिक्योरिटी जो मिलती है, उसके खिलाफ जाना किसी मुल्क का बहुत ही मुश्किल होगा। देखें, नॉर्थ कोरिया को ही ले लें, कितना कुछ कहा उन्होंने जी नॉर्थ कोरिया के बारे में, मगर कुछ किया उसके खिलाफ? बिल्कुल नहीं। क्यों? उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। लेकिन जिन मुल्कों के पास नहीं, ईरान इज द केस इन पॉइंट, उस पर अटैक कर दिया, एक दफा नहीं 2 दफा किया उन्होंने अटैक। तो मैं नहीं समझती कि वी शुड बी टू कंसर्न्ड, लेकिन इसके जवाब देना जरूरी है, जो कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने मेरा ख्याल है बिल्कुल मुनासिब तरीके से दिया।
और वी शुड जस्ट कीप अ वॉच, इसलिए कि इजराइल ने, देखें ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, माजी में एक आपको याद होगा कि इजराइल और भारत मिल के चाहते थे कि वो कहूटा पे हमला करें, नहीं कर पाए, लेकिन ये हुआ तो था ना, ये एक हकीकत तो थी। तो वी कांट रूल आउट एनीथिंग ऑन इजराइल्स पार्ट, लेकिन वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। और एजाज साहब, हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो एक जगह पर है ही, लेकिन जो हमारी सिफारती पॉलिसी भी रही है वो भी ईरान की तरह आइसोलेटेड तो नहीं है। हमारे तो गल्फ कंट्री से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं। तो ये भी आपके ख्याल में एक जमानत है कि हमारी उस तरह की एक्सट्रीम फॉरेन पॉलिसी तो कभी रही नहीं है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में पिछले साल 1.5 साल में खुसूसन मई 2025 के बाद से हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी रही है। हमने सारे बेसिस को कवर किया है। और ये जो तुलसी गैबर्ट साहिबा का जो बयान था, मैं समझता हूँ कि ये मिसलीडिंग था, अमेरिकन अवाम को गलत बता रहे हैं। पाकिस्तान ने तो कभी भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि हमारे पास ICBM है या हम उसका बनाने का इरादा रखते हैं। हमने तो बार बार ये कहा है, यानी एड नोजियम कहा है कि जनाब हमारा प्रोग्राम सिर्फ भारत से जारियत को डिटर करने के लिए है, इंडिया स्पेसिफिक है, मिसाइल प्रोग्राम भी और एटमी प्रोग्राम भी। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों शोशा छेड़ देते हैं। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में चल रहा था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में दूसरी टर्म में नई बात उठी थी। ये अब इन्होंने दोबारा उसमें इंसर्ट किया, हालांकि इसका कोई जवाब नहीं बनता, ना कोई सबूत है, ना पाकिस्तान ने कोई टेस्ट किए हैं, ना कोई इंडिकेशंस नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये सारा उस पर हमें उसकी ज़्यादा, मैं मानता हूँ ये बात कि कंडेम कर दिया हमने भी उनके बयान को, उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक सही दुरुस्त सिमत में अपनी पॉलिसी चला रहा है, अपने दिफा पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमने कोई ऐसी पोजीशन में नहीं लेकर गए मुल्क को जो जिस तरह आपने से मुकाबला किया कि ईरान ने अपने आप को तनहा कर लिया हुआ था बड़ी हद तक सिफारतकारी में, तो वो हमारे साथ सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक जी। जी प्लीज एक इजाजत दे, एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, माजी की जो मेरी एक्सपीरियंस रही है, जब हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डेवलप करने शुरू किए, तो मैं सफीर भी थी वहाँ वॉशिंगटन में, तो अमेरिका बार बार हमें कहता था कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स क्यों डेवलप कर रहे हैं। तो हमारा जवाब होता था ये हमारा फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस के लिए है, और उनका फिर जवाब होता था ये कहीं इजराइल के लिए तो नहीं है कि आप इजराइल को तो नहीं एक दिन कहीं टारगेट करेंगे। तो उनको इजराइल का बड़ा ख्याल होता था उस वक्त भी, और हम हमेशा उनको कहते थे कि आप अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। आप ना हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ले सकते हैं या रोक सकते हैं, और ना ही हमारी मिसाइल कैपेबिलिटी। इट इज फॉर डिफेंसिव पर्पसेस, इट इज इंडिया स्पेसिफिक, तो आप बाकी चीजें छोड़ दें। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी साहबा। चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान जंग पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी जॉन हुसैन। जॉन, बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। जॉन, सबसे पहले बताइएगा कि इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल क्या है? क्या ईरान पर बड़ी तादाद में हमले इस वक्त भी जारी है, और क्या ईरान के जवाबी हमले भी जारी हैं? क्योंकि अब से कुछ देर पहले IRGC ने यह कंफर्म किया है कि उनके जो तर्जुमान है जनरल मोहम्मद अली नाइनी, उनको भी शहीद कर दिया गया है US और इसराइली हमलों में। जी बिल्कुल, कंफर्म कर दिया ईरानी स्टेट मीडिया ने भी कि मोहम्मद अली नाइनी जो है वो शहीद हो गए हैं हमलों में, अमेरिका और इसराइल के। और सुबह जो है वो काफ़ी हमले हुए हैं तेहरान के अंदर भी, और दूसरे फॉर एग्जांपल शिराज के अंदर और साउथ ईरान के अंदर भी हमले हुए हैं। लेकिन इंटरसेप्शंस जो हैं वो काम कर रही हैं, डिफेंस भी काम कर रहा है। जैसे कि मैं पहले भी बताता हुआ आ रहा हूँ कि डिफेंस ने जो है काम किया है, हर्मीज ड्रोन्स भी गिराए हैं, रीपर ड्रोन्स भी गिराए हैं, ऑर्बिटर ड्रोन भी गिराया है, और F-15 स्ट्राइकर भी गिराया है, और उसके साथ साथ अब F-35 भी उस लिस्ट के अंदर शामिल हो चुका है। तो बिल्कुल नो डाउट लॉसेस हो रहे हैं, और दे विल कंटिन्यू टू हैपन। ईरानी को ये एक्सपेक्टेशन है कि दे विल कंटिन्यू टू हैपन। नायानी साहब की मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं, तो उन्होंने कहा कि आवर मिसाइल इंडस्ट्री डिजर्व्स अ परफेक्ट स्कोर and there is no concern in this regard because even under wartime conditions we continue missile productions। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको परफेक्ट स्कोर मिलना चाहिए, क्योंकि वॉर टाइम के दौरान भी अभी भी हम मिसाइलें बना रहे हैं। ये आखिरी स्टेटमेंट उन्होंने जो दिया था उनके साथ मुनसब। और ये बताइएगा कि ईरान में इस वक्त बाज़िश क्या है, कि क्या ये ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द जो GCC कंट्रीज है वो डायरेक्टली इन कॉन्फ्लिक्ट शामिल हो जाए ईरान के साथ? क्योंकि ऑब्वियसली जो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, ईरान ने इसका जवाब भी दिया, तो इसके बाद भी इस तरह के बयानात आए, सऊदी अरब की तरफ से ये बयानात आए कि हम अपने दिफा का हक रखते हैं और हम
जो है इसका जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि क्या बहुत करीब है गल्फ कंट्रीज और ईरान एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने के लिए? देखिए शहजाद, मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रीज अपनी इतनी कैपेसिटी रखती हैं गल्फ ममालिक कि वो खुद से इस जंग के अंदर एंगेज हो सकें। वो प्राइमरीली यूनाइटेड स्टेट्स से ही अपनी सिक्योरिटी नीड्स पूरी करते हैं और ईरान के अंदर ऐसा कोई तासुर नहीं पाया जाता। और आप ये देखें कि जो अभी स्टेटमेंट आया है जो इन गल्फ कंट्रीज की तरफ से आया है वो क्या है, उसके अंदर ईरान को तो बुरा भला कहा गया, उसको कंडेम किया गया, लेकिन शॉकिंगली नॉट अ वर्ड, नॉट अ मेंशन अबाउट अमेरिका के बारे में एक अल्फाज उसके अंदर नहीं लिखा, ना ईरान के बारे में जो ईरान के ऊपर जुल्म हुए हैं, ईरान के अंदर बच्चे जो मरे, एक कंडमनेशन जो है, एक मजम्मती अल्फाज उनकी तरफ से नहीं आया। और सारी चीजें जो है वो थोड़ा बहुत इजराइल को उन्होंने लेबनान के ऊपर जो है वो डाल दिया, लेकिन ना अमेरिका के बारे में उन्होंने कुछ बोला, ना ईरान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में कोई बात की। तो इनके अंदर इट्स क्लियर दैट दे डोंट हैव द फाउंडिंग स्टैंड, मतलब उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है कि वो इस तरीके से खुल के जंग के अंदर आ सके। सही। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ क्योंकि बंद है, हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। साथ में यूएस के इस तरह के स्टेटमेंट आना इस वक्त के जो ईरान पे सैंक्शंस हैं ऑयल के लिए वो हम हटा सकते हैं ताकि ईरान जो है वो दीगर ममालिक को ऑयल सप्लाई कर सके, यानी कि ऑब्वियसली अमेरिका भी फेस कर रहा है कि दुनिया भर में एक ग्लोबल इम्पैक्ट इसका है। आपके ख्याल में क्या ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि ईरान पे जो सैंक्शंस लगाए गए थे वो ख़त्म कर दें ताकि अब दूसरे ममालिक इस सूरत हाल में ईरान से तेल खरीदे और एक तरफ जो है ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना भी बनाया जा रहा है? जी शहजाद, उम्मीद तो यही है। इंशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी कल को कहेंगे कि मैं सारे टैंकरों को इजाजत दे रहा हूं कि वो युआन में पेमेंट्स करें। तो उनका जिस तरीके से हाल हुआ है, जिस तरीके से उनके दोस्त फोन कर करके पूछ रहे हैं ईरान से, फ्रांस और इटली फॉर एग्जांपल, कि आप हमारे टैंकरों को जाने दें, तो ट्रंप हैज नो चॉइस बट टू जंप ऑन द वैगन एंड क्लेम क्रेडिट। तो अब तो वो यही बोलेंगे मजबूरन, क्योंकि ईरान का तेल ले रही है दुनिया, तो उनको पता है, जाहिर सी बात है। तो अब तो वो यही कहेंगे कि मैं सैंक्शंस हटाने की सोच रहा हूं क्योंकि ईरान जो है वो सप्लाई, ग्लोबल ऑयल सप्लाई में आ जाए ताकि रेट्स कम हो। एंड द प्रॉब्लम इज दैट एट वन प्लेस आप ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट भी कर रहे हैं, दूसरी जगह पे, और सैंक्शन भी लगाई हुई थी ईरान के ऊपर, दूसरी जगह पे आप कह रहे कि अब मैं सैंक्शन हटाने की सोच रहा हूं। आई थिंक ये उनको पता चल गया कि अब मुल्क की जो बदमाशी यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा था कि कोई तेल नहीं लेगा ईरान से या कोई डील नहीं करेगा ईरान से, आई थिंक वो जो इनका जो जोर और दबदबा है, आई थिंक वो खत्म हो रहा है, इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है। और इस खत्म होते हुए इन्फ्लुएंस के ऊपर, जैसे कॉलोनाइज करते थे ना, ब्रिटिश मुल्कों के अंदर आते थे और बादशाहों को बोलते थे कि अब हमारे पास है कंट्रोल में, तो बादशाह फॉर्मली सेरेमोनियली कह देता था कि हाँ हाँ मेरी मर्जी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट करे। तो आई थिंक ये बिल्कुल वही वाली एग्जाम्पल फिट इन होती है। दे हैव नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट कि ऐसा हो रहा है एंड दे हैव टू जंप इन द वैगन। और हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट दुनिया भर में नजर आ रहा है, पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। अब जब ईरान में भी जैसे साउथ पास की फैसिलिटी को, फील्ड को निशाना बनाया गया, उससे कितनी प्रोडक्शन आपके ख्याल में ईरान की मुतासिर होगी? और क्या ईरान में भी इस वक्त देखा जा रहा है कि जो तेल और गैस की कीमतें हैं उस पर इंपैक्ट नजर आ रहा है, या वहां पे मामला एज यूजुअल ही है इस वक्त? शहजाद, जंग के दौरान एक रियाल भी, तेल यहाँ पे 8 रुपए लीटर वैसे है नॉर्मली, 1 रुपया भी, 1 रियाल भी तेल नहीं बढ़ा है, ना ही उसकी सप्लाई रुकी है। साउथ पार्स की जो फील्ड है वो दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस का जखीरा है। 700 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे जो है वो उसकी वो थी, प्रोडक्शन थी, और 1 सेकंड भी गैस नहीं रुकी है। और 70% ईरान उस गैस फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ देर आग लगी, उसके ऊपर फिर काबू पाया गया और दोबारा सर्विसेज जो है वो चल रही। तो आई थिंक रियलिटीज ऑन ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेट के ईरान की जो और दुनिया की तेल की सूरत हाल अगर आप देखें, ये आराम से जिस तरीके से इन्होंने एस्केलेट किया है इशू को, क्योंकि ईरान काफी हल्का चल रहा था, हल्का हाथ रख रहा था चीजों के ऊपर, बार बार शहराम ऑयल डिपो, ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हिट किया, उसके अंदर हाइफा में उन्होंने जवाब दिया, फिर उन्होंने उनके करज के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने वार्निंग दी, फिर खार के ऊपर हमला हुआ। अब जाहिर सी बात है, खार के हमले के बाद ईरान ने कहा कि अब अगर हुआ तो जो मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं यूएस और इजराइल को, उनकी हम ऑयल फील्ड्स को खाक में मिला देंगे। तो 200 तक भी पहुंच सकता है शहजाद साहब। आई थिंक अभी जो ऑयल की, आई थिंक ये इस नेच पे आ जाएगा कि ईरान जो पेट्रो डॉलर है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। मेरे ख्याल में आगे जाके ये आने वाला है, जो 1974 में अग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज के साथ कि वो डॉलर्स के अंदर ही चेंज करेंगे। आई थिंक दिस इज गोइंग टू चेंज और डॉलर के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है, सिर्फ तेल के ऊपर नहीं आने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन, हमें तेहरान से सूरत हाल पर अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।